गृह मंत्री अमित शाह के संसद के भीतर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर दिए गए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। पक्ष भी और विपक्ष दोनों इस बात को लेकर के हल्ला मचाए हुए हैं। ये बात प्रूफ करने के ऊपर तुले हुए हैं कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर का ज्यादा अपमान किसने किया है या फिर अपमान किसने किया है। कांग्रेस ने ज्यादा अपमान किया है या फिर बीजेपी, संघ, आरएसएस, हिंदू महासभा ने ज्यादा अपमान किया है। इसके ऊपर हल्ला मचा हुआ है और दो तीन बातें केंद्र बिंदु में पड़ा हुआ है। इसमें एक बात यह है कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 के दौर में कांग्रेस की विदेश नीति, कांग्रेस की कश्मीर नीति के ऊपर आलोचना किया था, उसको लेकर के बीजेपी चढ़ी हुई है कांग्रेस के ऊपर। उसके साथ साथ कांग्रेस के ऊपर बीजेपी इस बात को लेकर के भी चढ़ी हुई है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को 2 लोकसभा चुनाव में हराया था। 1952 के लोकसभा चुनाव में जब वो मुंबई के उत्तरी मुंबई शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, लोकसभा क्षेत्र से, और फिर 1954 में जब भंडारा, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां के लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बाबा साहब अम्बेडकर को हराया था। अब अम्बेडकर साहब की कश्मीर नीति के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। उनकी 370 के ऊपर जो नीति है, विदेश नीति जो कांग्रेस की है, नेहरू की थी, उसके ऊपर जो क्रिटिक है वो बहुत जगह मिल जाएगा। लेकिन आखिर उस 1952 के चुनाव में ऐसा क्या हुआ था, इसका डिटेल बहुत कम आपको मिल रहा होगा। और इसीलिए हमने न्यूज़ हंटर पर यह प्रयास किया है कि उस 1952 के चुनाव का एक एक दिन का हम आपको ब्यौरा देते हैं और फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर उस चुनाव में कम से कम किसने कितना किसका अपमान किया था और किसने कितना किसका सम्मान किया था। उस चुनाव के बाद और उस चुनाव के काउंटिंग होने से पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर ये इलेक्शन कमीशन को ये अंदेशा बता चुके थे कि चुनाव के दौरान बहुत सारे अलग अलग तरह से धांधली हुई है, उनके खिलाफ साजिश रची गई है। और चुनाव के बाद भी जनवरी 11 जनवरी को काउंटिंग होता है, रिजल्ट होता है, और अप्रैल में फिर से वो चुनाव के आयोग के ट्रिब्यूनल में जाते हैं, वहां पे वो अपील करते हैं, उस पर सुनवाई होती है, लेकिन उस सुनवाई में फैसला बाबा साहब अम्बेडकर के हक में नहीं आता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन सी पार्टियां थी कांग्रेस के अलावा जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ उस चुनाव में लड़ रही थी। और इन सब के बीच से बाबा साहब अम्बेडकर ये जो अंदेशा जता रहे थे कि हमारे खिलाफ साजिश की गई है, और उस साजिश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हिंदू महासभा का सबसे ज्यादा नाम लेते हैं, उनके कैंडिडेट का सबसे ज्यादा नाम लेते हैं, उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के द्वारा दुष्प्रचार का सबसे ज्यादा वो नाम लेते हैं। और वो पूरा डिटेल बाबा साहब का जो कलेक्टेड वॉल्यूम है उसमें आपको मिल जाएगा। और इस पूरे डिबेट के सेंटर में ये है कि उस समय बैलेट पेपर पे चुनाव होता था। अभी ईवीएम बैलेट पेपर के बीच में बहुत चल रहा है डिबेट। तो बैलेट पेपर पर जब चुनाव होता है तो इनवैलिड वोट होते हैं। इनवैलिड वोट वो होते हैं जब आप वोट गलत ढंग से किसी को कर देते हैं तो उसे इनवैलिड कह देते हैं। तो उस चुनाव में 1952 के उस नवी मुंबई के उत्तरी मुंबई शहरी क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में टोटल इनवैलिड वोट जो थे वो टोटल कास्ट किए गए वोट का 10% से ज्यादा था। जबकि इंटरनेशनली आज भी अगर आप कोई भी रिसर्च उठा लीजिएगा तो 2%, 3%, मैक्सिमम 4%, इससे ज्यादा कहीं पे भी एवरेज इनवैलिड वोट का नहीं होता है। आप आज भी अगर आप देखिएगा जो चुनाव बैलेट पेपर से आज भी होते हैं, जैसे एमएलसी का चुनाव बैलेट पेपर पे होता है, तो 3-4% से ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन उस चुनाव में 10% से ज्यादा इनवैलिड वोट होते हैं। उस चुनाव के अंदर टोटल वोट लगभग 7,15,884 कास्ट किए गए थे, यानी कि डाले गए थे, और उसमें से टोटल 74,333 वोट इनवैलिड हुआ था। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उस 74,000 में से अकेले 39,165 वोट इनवैलिड हुए थे कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट अमृत डांगे का। और आप सोच रहे होंगे कि तो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होगी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपनी राइटिंग में बताते हैं कि कैसे डांगे ने सिर्फ उन्हें हराने के लिए लोगों को, वोटरों को ये प्रोत्साहित किया कि आप दोनों वोट, सारा वोट आप हमें ही दीजिए, जिससे कि वो वोट इनवैलिड हुआ और उसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव वो हारते हैं। ये चुनाव वो कैसे इनवैलिड वोट के कारण हारते हैं, इसका दूसरा आंकड़ा आप ऐसे समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ एक और व्यक्ति चुनाव हो रहे थे। इसको थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, थोड़ा सा ऐसे समझिए कि 1952 का जब चुनाव हो रहा था तब आज जैसे रिजर्व सीट का चुनाव होता है वैसे नहीं होता है, एससी रिजर्व सीट है। उस समय जो उत्तरी मुंबई शहरी का जो
लोकसभा क्षेत्र था वो एससी रिजर्व था और उस समय दोहरी सीट हुआ करती थी, यानी कि उस उत्तरी मुंबई शहरी क्षेत्र से 2 कैंडिडेट जीते थे, एक एससी का एक नॉन एससी का, यानी कि हर वोटर को 2 वोट देने का अधिकार दिया गया था। एक वो अपने एससी कैंडिडेट को दे और दूसरा वोट वो नॉन एससी को दे, ये सिस्टम था। लेकिन डांगे ने क्या किया, और मैं आपको पूरा बताऊंगा। डांगे और उसके साथ साथ जो आपके इनके विनायक, गोपाल विनायक देशमुख जो हिंदू महासभा के कैंडिडेट थे, इन्होंने अपनी पत्रिकाओं में जो पर्चे लिखते थे, पर्चों में, पोस्टर में हर किसी से अपील किया कि आप सिर्फ और सिर्फ हमें वोट दीजिए, दोनों वोट हमें दीजिए, और भी बहुत तरह के दुष्प्रचार किया, जिसके कारण ये हुआ कि डांगे के बैलेट बॉक्स में 39,000 यानी कि 39,165 वोट डबल कर दिया गया। यानी कि दोनों वोट, जो वोट एससी को जाना था और जो वोट नॉन एससी को जाना था, हर व्यक्ति को 2 वोट दिया गया था, वो दोनों के दोनों वोट लोगों ने, डांगे के सपोर्टर ने और गोपाल विनायक देशमुख के हिंदू महासभा के सपोर्टर ने अपने कैंडिडेट के बैलेट बॉक्स में डाल दिया। और उसके का नतीजा ये हुआ कि जो डबल वोट जो एससी को जाना चाहिए था वो इनवैलिड वोट हो गया। इसीलिए जब इस चुनाव में अलायंस हुआ था, अलायंस ऐसे हुआ था कि कांग्रेस एक तरफ थी और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी सब लोग चाहते थे कि सब लोग मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर किसी भी कीमत पर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कई सारे राइटिंग में कहा है, बार बार कहा है कि महाराष्ट्र का कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है और उनके साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे। अंततः दिल्ली में एक अलायंस होता है और इमेजिन कीजिए 1952 के उस चुनाव में जेपी की पार्टी और उसके साथ साथ पीजेंट एंड वर्कर पार्टी, इनके बीच में अलायंस होता है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो कि अंबेडकर साहब की पार्टी थी, इनके बीच में अलायंस होता है। अशोक मेहता उसमें जो सोशलिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे। अशोक मेहता ने जनरल सीट लिया अपने पास और बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया एससी का सीट है। यानी कि अशोक मेहता और सोशलिस्ट पार्टी से अशोक मेहता और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बाबा साहब अम्बेडकर साथ में चुनाव लड़ रहे थे। एक साथ प्रचार हो रहा था और ये होना ये चाहिए था कि जितना वोट मिले बाबा साहब अम्बेडकर को उतने ही अशोक मेहता को मिलना चाहिए था। लेकिन अब वोटों का देखिए अंतर कैसे आपको चकराता है। अशोक मेहता को 1,39,741 वोट मिलते हैं उस चुनाव में और बाबा साहब अम्बेडकर को मिलता है 1,23,576 वोट। एक ही पार्टी का कैंडिडेट, एक ही अलायंस का कैंडिडेट और दोनों के बीच के वोटरों का अंतर लगभग 16,000 वोट का होता है। 16,000 वोट ये नहीं मिलता है और यही 14,561 वोटों से ये चुनाव हारते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। अब इसका एक और ऐसे समझिए कि अशोक मेहता को 1,39,441 वोट मिलता है और कांग्रेस के वो कैंडिडेट जो चुनाव जीतते हैं एससी के सीट से, उनको मिलता है 1,38,137 वोट। यानी कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर को अशोक मेहता के बराबर, जो कि अलायंस में बाबा साहब के साथ चुनाव लड़ रहे थे, अगर उनके बराबर भी वोट मिलता तो ये चुनाव जीते हुए थे। लेकिन अब खेल कैसे होता है, इस खेल को चुनाव आयोग के सामने जो उन्होंने पेश किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा ब्यौरा पेश किया। वो खुद वकील थे, अपनी सुनवाई खुद कर रहे थे और उस सुनवाई के दौरान उन्होंने एक एक एविडेंस दिया है चुनाव आयोग को कि किस तरह से अमृत डांगे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे और गोपाल विनायक देशमुख, इन दोनों ने मिल करके अपने अपने पर्चे, पोस्टर और पत्र पत्रिकाओं में लेख छाप करके वोटरों से अपील किया, ऐसे अपील किए, वोटरों को गुमराह किया ताकि बाबा साहब अम्बेडकर को वोट नहीं मिले। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए क्या क्या गुमराह किया गया था, किस तरह से गुमराह किया गया था। सबसे पहले आप उठाइए 30 दिसंबर 1951, यहाँ पे विविध वृत्त पत्रिका, ये पत्रिका के अंदर एक लेख छपता है 30 दिसंबर 1951 को। वोटिंग होती है यहाँ पे 3 जनवरी, 3 दिन के बाद वोटिंग हो रही है और 30 तारीख को इस पत्रिका में एक लेख छपता है और इस पत्रिका में, इस लेख में छापा जाता है कि इफ यू वोट बोथ सीट विल गो टू दलित।
साफ साफ कहा जाता है, उसमें भड़काया जाता है या फिर गुमराह किया जाता है वोटरों को कि अगर आप अंबेडकर को वोट करते हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को वोट करते हैं, तो दोनों का दोनों वोट, यानी कि आपके पास हर मतदाता के पास जो 2 वोट है वो दोनों चला जाएगा शेड्यूल कास्ट के पास, क्योंकि इस पत्रिका के इस आर्टिकल के अनुसार अशोक मेहता और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों दलित थे। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया, तो वोटर ने सिर्फ एक व्यक्ति को वोट किया। अब वो बात और है कि कुछ लोगों ने अशोक मेहता को ही वोट किया, कुछ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को वोट किया, और यहीं से डाइवर्ट होता है वोट कि जो एससी वोट था, जो वोटर को एससी वोट दिया गया था, वो उन्होंने अंबेडकर को ना दे करके वो दे दिए कांग्रेस के कैंडिडेट को। अगर उनके दिमाग में ये नहीं होता, वोटरों में ये गुमराह नहीं किया जाता कि बाबा साहब अम्बेडकर एससी हैं और अशोक डांगे नॉन एससी हैं, तो हो सकता था कि एक वोट इनको और एक वोट इनको मिलता। दोनों को एससी वोट नहीं दिया गया। अब दूसरा और उदाहरण 30 दिसंबर को है, उसी 30 दिसंबर को 1951 को उसी विविध वृत्त पत्रिका के अंदर एक और लेख छपता है, और उस लेख में ये साफ साफ कहा जाता है, अपील किया जाता है, और ये विविध वृत्त पत्रिका जो है ये हिंदू महासभा की पत्रिका है, ये राइट विंग की पत्रिका है, और इसमें साफ साफ लिखा जाता है कि आपको अपील किया जाता है वोटरों से कि आप हिंदू को वोट कीजिए, दोनों के दोनों वोट हिंदू को कीजिए, क्योंकि ये पत्रिका किसी राजनीतिक संस्था के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आरएसएस को बैन किया जा चुका है, तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी नेता को सपोर्ट करने का ये अपील कर नहीं सकते थे। तो इन्होंने सीधा अपील किया कि आप वोट कीजिए सिर्फ हिंदू को। और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े आलोचक थे हिंदू धर्म के। मैसेज साफ था, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को वोट मत कीजिए। अब आ जाइए कम्युनिस्टों के षड्यंत्र के ऊपर। युगांतर पत्रिका, कम्युनिस्टों के द्वारा लिखा गया युगांतर पत्रिका 29 दिसंबर 1951, इस दिन इसमें एक लेख छपता है, पेज नंबर 4, पैरा नंबर 1, 2, 3, इन तीनों पैराओं को आप पढ़िए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप दोनों के दोनों वोट सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अमृत डांगे हैं उनके बैलेट बॉक्स में डालिए। यानी कि साफ साफ ये अमृत डांगे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का साफ साफ ये अपील था कि आप दोनों वोट, यानी कि जो एससी का वोट दिया गया है आपको, हर वोटर को 2 वोट दिया गया था अधिकार, दोनों वोट का पर्चा आप बॉक्स जो अमृत डांगे का बॉक्स था उसमें डालिए। उससे हुआ ये कि वो वोट इनवैलिड हो गया, और वो वोट जो जा सकता था अम्बेडकर जी के पास वो वोट नहीं गया। 74,333 वोट, 7,15,888 वोट मात्र है यहाँ पे, और उसमें से 74,333 वोट यानी कि लगभग 11% से ज़्यादा वोट इनवैलिड करार दिए जाते हैं। इसके अलावा अब इसमें भी देखिए कि अगर आप ये कह सकते हैं कि उस समय के मतदाता बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे, इसलिए उनको पता नहीं था, तो उन्होंने वोट कहीं भी कर दिया, उन्हें पता ही नहीं था किस बॉक्स में डालें, कैसे डालें, और जानकारी के अभाव में इतना इनवैलिड वोट हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर डांगे के बॉक्स में ही इतने इनवैलिड वोट क्यों हुए। बाबा साहब अम्बेडकर को 1,23,276 वोट मिलते हैं, और उनके बॉक्स में मात्र 2,921 इनवैलिड वोट पाए जाते हैं, जबकि अमृत डांगे के बैलेट बॉक्स में मात्र मिलते हैं 96,755 वोट, और उसमें 39,165 वोट इनवैलिड होते हैं। यानी कि जितना वोट उनको टोटल मिला उसका 1/3 से भी ज़्यादा वोट इनवैलिड रहा है, जबकि अंबेडकर साहब का 1% वोट भी इनवैलिड नहीं रहा है। 1.5% के आसपास उनका 2% इनवैलिड वोट रहा है, 2-2.5% जो कि जेन्युइन माना जाता है। इसके अलावा जो विट्ठल बालकृष्ण गांधी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे जनरल सीट से, उनको 10,881 वोट इनवैलिड वोट दिए जाते हैं। और इनको इतना डिफरेंस क्यों है? अशोक मेहता को 5,597 वोट मिलता है, जबकि गांधी जी यानी कि विट्ठल बालकृष्ण गांधी, उनमें और अशोक मेहता के वोट में मात्र 10,000 का डिफरेंस होता है, लेकिन इनवैलिड वोटों की संख्या में दुगना का डिफरेंस हो जाता है। यानी कि साफ साफ आपको दिख रहा है कि कांग्रेस का तो फिर भी कम अंतर है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अमृत डांगे और आपकी गोपाल विनायक देशमुख, इनको मात्र 40,000 वोट मिलता है। हिंदू महासभा के कैंडिडेट गोपाल विनायक देशमुख को मात्र 40,786 वोट मिलता है, और उस 40,000 में से 6,634 वोट इनवैलिड होते हैं।
यानी कि लगभग 15% वोट इनका, 16-17%, इनफैक्ट 18% वोट इनवैलिड जाता है। 33% वोट, 34% वोट अमृत डांगे का इनवैलिड जाता है। ये सिर्फ सामान्य प्रक्रिया नहीं हो सकती है। और इसी के आधार पर, इन्हीं तर्कों के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उस समय अपील किया था कि उस चुनाव को रद्द किया जाए। और उसमें अपील करने वाले में अशोक मेहता भी थे। उस दौर में भी अगर ये आज कोई दावा कर रहा है कि बाबा साहब को, अम्बेडकर को हराने में सिर्फ कांग्रेस का हाथ था, तो बाबा साहब के शब्दों में कम से कम अगर किसी का सबसे ज़्यादा हाथ था, किसी ने कॉन्स्पिरेसी किया था, तो वो या तो कम्युनिस्ट पार्टी के अमृत डांगे ने किया था, या नहीं तो फिर गोपाल विनायक देशमुख, जो कि हिंदू महासभा से चुनाव लड़ रहे थे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, ऐसे चकरा देने वाले इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे।